करें शुरू? चलिए तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में। चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे YDS। यहां पर तीन तरह की चीजें हम करने वाले हैं पूरे YDS में, जिसमें फर्स्ट वन में है हम लोकेट मैक्सिमम। क्या करेंगे? मैक्सिमा को लोकेट करेंगे। मैक्सिमा मतलब वहां पर कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकंड वाले में हम करेंगे लोकेट मिनिमम। मिनिमा का मतलब भी समझ में जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और लास्ट में एक वर्ड आएगा से फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है प्लेट। प्लेट जो होती है यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग टाइप एक पैटर्न बनेगा हमारा, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं, उसमें जो भी प्लेट्स होती है ब्लैक और व्हाइट प्लेट को बोलते हैं प्लेट। और लास्ट में हम यहाँ पे फ्रिंज भी यहाँ पे निकालेंगे। तो हमारे पास तीन टास्क है, उन तीनों को हमें परफॉर्म करना। और यहाँ पे हम YDS, ये एक्चुअल में बहुत से साइंटिस्ट लोग, काफी लोगों का तो ये ड्रीम है कि YDS परफॉर्म करना। एक्चुअल में रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट है जो कि नेचर बताता है किसी भी मैटर का। बताता हूं मैं कैसे। यहां पर दो स्लिट होती है। स्लिट का मतलब होता है जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लिट होती है। अरे बस समझ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक होल यहाँ पे कर दिया इस स्क्रीन को, और एक यहाँ पे S2, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो मान लेते हैं अपन। अब यहाँ से इन स्लिट पैटर्न से कुछ डिस्टेंस पर एक हम स्क्रीन लगा देते हैं, ठीक? और यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट इसको ज्वाइन कर देते हैं। और ये स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो गैप है इसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे कैपिटल D से। और डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन स्लिट से यहाँ पे क्या है बेटा? स्मॉल d। यहाँ का क्लियर है? यस। यहाँ पे हमने क्या कर दिया भैया, एक लाइट सोर्स हमने लगा दिया इस तरह से जो लग रहा है, और यहाँ से लाइट इस तरह से चल रही है। तो क्या कुछ लाइट इन दोनों स्लिट से भी गुजरेगी क्या? तो इन स्लिट से गुजरने वाली लाइट रेज आपस में यहाँ पे इस स्क्रीन पे जाके इंटरफेरेंस करेगी। और यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिलेगा, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग आप देखोगे ना, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, इस टाइप का यहाँ पे हमें पैटर्न मिलता है। और ये यहाँ पे इस तरह का पैटर्न मिलता है। इसको बना देते हैं अच्छे से। यहाँ पे ये व्हाइट, ये डार्क, व्हाइट डार्क, व्हाइट डार्क, व्हाइट डार्क, व्हाइट डार्क, इस तरह से। ऐसे जितना जैसा ऊपर मिलता है वैसे ही पैटर्न यहाँ पे नीचे मिलेगा। ठीक। और ये जो बेटा ये जो डार्क या व्हाइट, जो ये जो व्हाइट कलर की है, इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं इसको? ब्राइट फ्रिंज। ऐसे ही जो ये यहाँ पे जो डार्क कलर की, इसको हम बोलेंगे डार्क फ्रिंज। याद किया है बेटा? कोई ना कोई पॉइंट है यहाँ पर, जिस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ मैं P, और यहाँ से चल के ये जो दोनों लाइट रेस आपस में मिलती है। मैं जो आज आपको कराने वाला हूँ चीजें, वो किसी मतलब बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में जाएगा। बुक से भी आसान तरीका है यहाँ पे आपको सीखने का। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ से पहली लाइट जा रही है S1 से, तो ये वाली डिस्टेंस S1P हो गया है। यस। और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से S2P हो गया है। मैं यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर डालता हूँ ये, और इस तरह डालता हूँ कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा, इसको मैं डेल्टा x लिख सकता हूँ। डेल्टा x का मतलब क्या हो गया? पाथ डिफरेंस। ये ज्यादा दिख रहा है क्या इस कंपेयर टू? यस। तो ज्यादा दिख रहा है, तो ये छोटा सा हमने क्या निकाल दिया? पाथ डिफरेंस। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये एक्स्ट्रा पाथ है, और एक्स्ट्रा पाथ को क्या बोलते हैं अपन? पाथ डिफरेंस। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, जो H2P माइनस S1P, इसको हमने लिख दिया डेल्टा x। और ये डेल्टा x से क्या क्या कहलाएगा हमारा? बताओ जरा। पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया? यस। मतलब जो भी पाथ का डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। अब इसका पाथ छोटा है, इसका बड़ा, तो इसमें से अगर इसको घटा लूंगा तो क्या इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस आ जाएगा? यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? यस।
ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और इसके सेंटर पॉइंट से डॉटेड करके लाइन लेता हूँ इस तरह से, समझना इसको। अच्छा ये एंगल जो है इसको मैं बोल देता हूँ थीटा। क्या बोल देता हूँ इसको मैं? थीटा। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। यस। इसको बेस बोलेंगे और सबसे बड़ी साइड इसको क्या अपन हाइपोटेनस बोलेंगे। इस वाले पॉइंट को अपन बोल देते हैं m। तो हम बात करें इन ट्रायंगल S1 S2 M कि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? सारे बच्चों को पता है sin थीटा होता है क्या? यस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा x। याद है सबको थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बोलते हैं, सबसे बड़ी साइड को क्या बोलते हैं? d, मतलब ये sin। तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे एक और हमारा मिल जाता है कि पार्ट डिफरेंस डेल्टा x इक्वल टू मिल जाता है d sin थीटा। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 देते हैं। ये तो मैंने इस तरह से या फिर d sin थीटा, ये याद रखना, ये बहुत टाइम पे हमें यूज होता है। डेल्टा x इक्वल टू क्या होता है? d sin। कितना याद हो जाएगा? d क्या है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। आ रही बात समझ में? और वैसे कैपिटल D क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन। ये जो हमारी यहाँ पे दिखाई दे रही है स्क्रीन है, जिससे हमारा जो यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न यहाँ पे बन रहा है ब्लैक एंड व्हाइट। याद रखा सीख लिया है? यस। अच्छा ये जो छोटा छोटा डॉटेड वाला जो ट्रायंगल है इसको मैं यहाँ पे पकड़ के लाता हूँ और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे शो करता हूँ इस तरह से। तो ये अगर कुछ इस तरह का दिखेगा तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। अच्छा बेटा ये इस तरह का देखना, देखो यार ये वाला जो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे छोटा दिख रहा है इस तरह से, इतना सा दिखाई दे रहा है। यस यस। अगर मैं बात करूँ इसकी तो एक बात बताओ बेटा, ये एंगल थीटा है, यस। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? यस यस। 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है तो ये अगेन क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल है, ये बड़ा सा एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये थीटा। मैंने यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखा दिया ताकि मतलब वहां पे छोटा समझ नहीं आया। सर आपने वो थीटा ये थीटा देखो, ये थीटा, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा। क्लियर है बेटा? देखो ये थीटा, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा। यस। और ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये अगेन थीटा हो जाएगा। देखो जरा, ये थीटा, ये 90, तो ये इतना सा एंगल कितना हो गया? ये 90 माइनस थीटा। और ये पूरा 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये थीटा। अरे यार दो एंगल अगर अपन ये 90 यस सर, में अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा होगा, दोनों को जोड़ दो आपस में कैसे आ जाएगा? यस, जानते हैं सर? यस, वेरी गुड। सर आपने उधर लोकेट ड्रॉन किया इसीलिए। क्या? हाँ वो थोड़ा सा मतलब छोटे, ये मैंने उसको वहां पे मैंने बड़ा कर दिया, हाँ, बस वही है। ठीक है, ये क्यों में ये रोटेट लाइन है। अब देखो ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा के सामने वाले को क्या परपेंडिकुलर बोलते हैं अपन? यस। और इसको क्या बेस बोलते हैं? ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट को हम O नाम दे देते हैं, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम y ले लेते हैं। क्या ले लिया अपन ने? y। मतलब O से P के बीच की जो गैप है वो कितनी है यहाँ पे? y। थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर, और ये जो है ये क्या बेस है? तो हम जानते हैं यहाँ पे एक साइड हम बात कर लेते हैं इन, ये इसको इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को हम नाम देते हैं, ये O ले लिया, ये P ले लिया, ये M ले लिया, इस वाले को हम यहाँ पे N नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं छोटे पॉइंट को? N। अच्छा इन ट्रायंगल ONP, इन ट्रायंगल ONP हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? बताओ जरा। tan थीटा। tan थीटा होता है। अच्छा परपेंडिकुलर क्या ये है क्या बेटा? यस सर। OP, और बेस क्या है? ये क्या? NO। NO या ON। यस। तो अच्छा OP की जगह कितना रखते हैं? y अपॉन y की जगह d रखते हैं d इक्वल्स टू tan थीटा। इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं अपन? 2। आ रही बात समझ में? यस इसका सिर्फ क्लियर सबको? यस। और ये लास्ट में थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, इसमें अपन सारा काम कर लेते हैं। अब देखो we know that अगर थीटा जो है वो वेरी स्मॉल है, अगर थीटा क्या हो? वेरी स्मॉल है, तो मैंने बताया था आपको कि अपन थीटा को sin थीटा भी इक्वल्स टू tan थीटा भी लिख सकते हैं। पढ़ाया क्या अपन ने? यस। अब यार sin थीटा tan थीटा भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में दिख रहा है क्या आपको? देखो जरा। यस। फर्स्ट में sin थीटा दिख रहा है और यहाँ पे सेकंड में क्या दिख रहा है? tan थीटा। दोनों को इक्वल रख ले हम। यस। तो इक्वल रख ले तो अपना यहाँ से y अपॉन d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा x अपॉन डेल्टा x अपॉन
स्मॉल डी, है ना? Yes. ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ऐसे कुछ आएगा। इसको इधर ले आए तो ये जो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा d डेल्टा डेल्टा, ये y जो है ये है पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ फ्रिंज। अब इसकी हर चीज आपको अपना अच्छे से करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम। अभी मैंने कुछ भी फाइंड आउट नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको एक डायग्राम बताया है। अब ये बाकी तीनों चीज तो ऐसे अपनी ऐसे बहुत आसानी से हो जाएंगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सोर्स लिया, इस सोर्स में से लाइट निकल रही है, यहाँ पे दो मैंने होल कर दिए जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं बताओ जरा। S1 इनको बोलते हैं हम लोग स्लिट। इन स्लिट से लाइट रेज निकली, लाइट वेव्स निकली और कहीं ना कहीं जाके वो इंटरफेरेंस कर रही है। उस इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे हमें ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न मिलता है, और जो पैटर्न में हमें जो डार्क शेडो दिखाई दे रही है उसे हम डार्क फ्रिंज बोलेंगे, और जो ब्राइट दिखा रही है उसको ब्राइट फ्रिंज। आ रही बात समझ में? ये हमारा पूरा फ्रिंज पैटर्न है। इधर का सीन क्लियर है बेटा? यस। और यहाँ पे जो एक्चुअली जो सेंटर बनती है हमेशा मैक्सिमा बनती है, और इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या नाम देते हैं इसको? सेंट्रल मैक्सिमा। ये बहुत कमाल का एक्सपेरिमेंट है। एक बार अगर आप इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से हर चीज समझ में आएगी। अब इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू इसको कर दो d डेल्टा x कर दी, y इक्वल टू d डेल्टा x अपॉन स्मॉल d। यही पढ़ा है हमने इधर। यस, मतलब फाइनल हमारा कंक्लूजन निकलता है वो तो यही निकलता है। अब मैं बात करूं फॉर मैक्सिमा, और एक साइड में बात करता हूं फॉर मिनिमम। अच्छा, मैक्सिमा का मतलब कौन सा इंटरफेरेंस होना चाहिए? अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अपन ने डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा लिया था। यस, क्लियर है बेटा? यस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैं बात करूं तो y कंस्ट्रक्टिव में यहां पे ये d डेल्टा x की जगह क्या रखूं मैं? n। मतलब जहां पर भी ब्राइट फ्रिंज की बात करेगा बंदा, वहां पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? d लैम्डा अपॉन s। बात समझ में आ गई? अगर मैं बात करूं फॉर मिनिमा, तो इस केस में डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा बाय डेल्टा 2n ऐसा कुछ था क्या ये? यस। तो यहाँ पे डेल्टा x की जगह हमें यहाँ पे ये रखें तो y इक्वल टू d 2n माइनस 1 लैम्डा, ये 2 नीचे आ रहा है तो ये 2d। अगर यहाँ पे कहीं पर भी डार्क फ्रिंज या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेगा बंदा तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला। जैसे बंदे ने बोला कि 5वीं ब्राइट फ्रिंज, 5th ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज तो यहाँ पे 5 रख देंगे। यस। ऐसे बोला कि 11 डार्क फ्रिंज, तो यहाँ पे 11 रख देंगे। मेरी बात समझ में आ गई सर? तो अगर किसी की भी पोजीशन पूछे तो हम निकाल सकते हैं क्या? यस। हमें क्या याद होना चाहिए? सिर्फ d डेल्टा x अपॉन स्मॉल d। अगर मान लो बंदे ने पूछा कि कोई सा भी मैं बोल दूं भैया मुझे 50 नंबर की मुझे डार्क फ्रिंज चाहिए, तो मैं n की जगह 50 लगा देंगे। और अगर ब्राइट पूछे तो यहाँ पे बात समझ में आ गई? तो ये लोकेट मैक्सिमम मतलब अपने दोनों टास्क कंप्लीट हो गए क्या? यस। थर्ड वाला क्या था अपना बताओ जरा? फ्रिंज विड्थ निकालना, फाइंड फ्रिंज विड्थ। अगर मैं बात करूं फ्रिंज विड्थ, जिसे हम एक्चुअली में बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो जरा, जैसे मान लो यहाँ पर जैसे मान लो ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज और ये थर्ड डार्क फ्रिंज, और ये क्या हो गया हमारी फोर्थ डार्क। अच्छा, थर्ड और फोर्थ के बीच अगर मान लो मैं 4 की पोजीशन में से थर्ड की पोजीशन घटाऊं तो क्या मुझे यहाँ पे फ्रिंज विड्थ ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बीटा मिल जाएगा? यस सर। मतलब अगर मैं पोजीशन ऑफ थर्ड में से पोजीशन ऑफ फोर्थ, पोजीशन ऑफ फोर्थ में से पोजीशन ऑफ फोर्थ, अगर फोर्थ में से थर्ड की पोजीशन अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे इसकी पोजीशन मिल जाएगी। yes. मतलब दो कंसेक्यूटिव जो फ्रिंजेस हैं उनके बीच की जो गैप होगी उसी को क्या हम फ्रिंज विड्थ बोलेंगे? यस। मतलब एक थर्ड और फोर्थ के बीच की जो गैप होगी उसी को क्या फ्रिंज विड्थ बोलेंगे क्या हमारा? यस। यही तो है फ्रिंज विड्थ, इसी को हम क्या करते हैं? बीटा बोलते हैं। तो मान लो कि अगर मुझे फ्रिंज विड्थ बीटा निकालनी है तो अपन ऐसा कर सकते हैं yn माइनस 1, मतलब n-1 फ्रिंज की पोजीशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया किसमें से? n वाली पोजीशन में से। तो क्या जो इन दोनों के बीच की गैप होगी वही क्या फ्रिंज विड्थ होगी यार? यस। और यहाँ पे एक बात याद रखें, YDSC में जितनी भी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है ये सारी फ्रिंजेस की जो यहाँ पे विड्थ होगी वो हमेशा इक्वल होगी। आ रही बात समझ में? क्या याद रखोगे कि इन YDSC द फ्रिंज विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज एंड द डार्क फ्रिंज विल बी सेम। बात समझ में आ गई? मतलब जितनी ब्राइट की विड्थ होगी उतनी क्या होगी? डार्क की। इज दैट क्लियर? यस। बहुत बढ़िया। तो अब देखो यार बीटा
चाहे तो yn की जगह अपन ऐसा लिख दूं क्या, यहाँ पे ये nth फ्रिंज है, तो यहाँ पे इसकी जगह रख दूं मैं dn लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अच्छा n माइनस 1 की जगह क्या रख दूंगा, जहां पर भी n रखा है वहां पे क्या रख देंगे, n माइनस 1। अरे जहां पे यहाँ पे n है तो n रख दिया, n माइनस 1 है तो n माइनस 1। ये n फ्रिंज की पोजीशन है और ये s माइनस 1 फ्रिंज की पोजीशन है। यस, nth वाले में से n माइनस 1 वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से फ्रिंज भी आ जाएगी। चलिए देखते कितना आता है। यहाँ से इसकी हम बात करूं बीटा की dn लैम्डा अपॉन d, ये अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दूं लैम्डा का, यस, तो ये हो जाएगा माइनस dn लैम्डा अपॉन d माइनस माइनस प्लस d लैम्डा बाय d, क्योंकि 1 में लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा हो गया, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा d लैम्डा अपॉन d स्मॉल d। और यही जो कहलाती है हमारी क्या है ये बताओ जरा, तो कैसे निकालेंगे, d लैम्डा बाय लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ क्या है, यस, कैपिटल D डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रीट एंड स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। अरे बस समझ गए। तो याद रखें कहीं पर भी ब्राइट फ्रिंज का अगर कोई ब्राइट फ्रिंज जहां पे नाम दिया गया वहां पे dn लैम्डा बाय d यूज कर लेंगे, यस, जहां पे डार्क फ्रिंज का नाम आ गया वहां पे 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2d यूज कर लेंगे, और जहां पे फ्रिंज विड्थ की बात है तो क्या हो जाएगी d लैम्डा बाय, और ये डार्क के लिए भी सेम होगी और ब्राइट के लिए भी। तो क्लियर बेटा ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा इन YDAC, मैं यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अब यहाँ पे YDAC बोलूंगा बस। इन YDAC कैपिटल D इज इक्वल टू 1 मीटर। मेरा कैपिटल D का कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस। अरे बात समझ में, वहां पे अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पे कैपिटल D नहीं बोलेगा, वहां पे बोलेगा डिस्टेंस स्क्रीन। यस, एंड स्मॉल d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, स्मॉल d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, मतलब स्मॉल d वो बहुत छोटा है। एंड वेवलेंथ used in the YDAC is lambda is equal to 4000 angstrom, and lambda used in the YDAC is wavelength used in the YDAC is 4000 angstrom. Then calculate first position of 8 bright fringe, position of 8th bright fringe, second one position of 4th dark fringe, and third one fringe width. Third one fringe width. Okay? यस, पोजीशन जो है इस तरह से। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में सेम in YDAC where d is equal to same 1 meter and small d is equal to 1 millimeter, वही सेम दे रखा है कि fifth bright fringe, सर लैम्डा भी 4000। yes, if lambda 4000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब जानते हो कितना होता है, 10 to the power -10, याद है एंगस्ट्रॉम का मतलब, 10 to the power -10। सर उसमें भी सेकंड क्वेश्चन में भी 4000 क्वेश्चन में YDAC में कैपिटल D और स्मॉल d क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। हां, if fifth bright fringe forms a y equal to 7.5 millimeter, कहां पे बन रही है बेटा, 7.5 मिलीमीटर पर, जो पॉइंट जो सेंटर पॉइंट होती है उससे कहां बनती है, 7.5। then find wavelength of the light, Yes. मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, Wavelength लैम्डा निकालना है। अगर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे 7.5 mm पे बनती है तो हमें यहाँ पे फाइंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ओके, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस। चलिए भैया, तो देखो यार पहले क्वेश्चन में गिवन है हमारा d इक्वल टू 1 मीटर एंड स्मॉल d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -8, एंड यहाँ पे जो लैम्डा दे रखा होता है वो दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको अपन लिख सकते हैं बेटा 4000 into 10 to the power -10 मीटर।
एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। आ रही बात समझ में? ऐसे लेम्डा इज इक्वल टू, इसको मैं 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। Yes. 10 टू द 3 10 टू -10 तो इसको लिख सकते हैं 10 to the power -7 पावर -7 मीटर। इज दैट क्लियर? Yes. अब बोल रहा है बता पहले पोजीशन ऑफ द 8th ब्राइट फ्रिंज। अगर ये पोजीशन ऑफ द 8th ब्राइट फ्रिंज की मैं बात करूं तो अगर ये मैं बात करूं ब्राइट फ्रिंज की तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा बताओ जरा मुझे। मैक्सिमा दिया गया है स्मॉल डी। तो y इक्वल टू d की जगह 1 8 बोला है तो इनकी जगह 8 लेम्डा कितना दे रखा है 4 into 10 to the power -7 डिवाइडेड बाय d स्मॉल d कितना दे रखा है 1 में 10 टू द पावर -3 तो ये कितना हो जाएगा 8 4 जा 32 हो जाएगा क्या बेटा यस इनटू 10 टू द पावर अच्छा -7 नीचे -3 तो ये क्या 10 -4 तो -4 बचेगा यस। इसको मैं यहां से एक 10 कॉमन ले तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3.2 into 10 -3 10 to the power -4 10 का मतलब होता है 10 to the power 1 -4 कितना -3 तो इसको लिख सकते हैं यहां से y is equal to 3.2 into 10 to the power -3 या इसी को लिख सकते हैं 3.2 10 to -3 को मिली लिख सकता हूं क्या मैं Yes. तो क्या हो गया भैया 3.2 मिलीमीटर। ये वाला सही हो गया अपना। सेकंड वाला बोल रहा बंदा की पोजीशन ऑफ फोर्थ डार्क फ्रिंज। अच्छा जहां पर भी डार्क बोला तो मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा सारे बच्चों को 2n - 1 into lambda upon 2t। ऐसे ये वाला करूंगा Yes. तो यहां पे y is equal to d की जगह 1 मीटर 2 कौन सा फोर्थ बोल रहा है Fourth, तो n की जगह 4 रख देंगे अपन लेम्डा की जगह 4 into 10 to the power -7 डिवाइडेड बाय 2 तो है इसे d की जगह 1 into 10 to the power -3 तो y is equal to कितना हो जाएगा 8 - 1 7 है ना 7 मल्टीप्लाई 4 28 into 10 to the power -7 divided by 2 into 10 to the power -3 तो y equal to ये क्या 14 into 10 to the power -4 इसको y equal to अभी इसको 1.4 into 10 to the power -3 कर सकते हैं Yes. तो y is equal to हो जाएगा 1.4 मिलीमीटर। क्लियर बेटा Yes. सेकंड वाला भी आ गया अपना। अरे थर्ड वाला क्या है फ्रिंज विड्थ। थर्ड वाला भी मैं यहीं पे कर देता हूं एक स्पेस गिरेगा क्या होता है फ्रिंज विड्थ सारे बच्चों को पता है d lambda by d ये तो पढ़े Yes. तो बीटा इज इक्वल टू d is 1 lambda is what 4 into 10 to the power -7 upon d 10 into -3 तो बीटा इज इक्वल टू 4 into 10 to the power -4 अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं एक पॉइंट आगे लाके इसको 0.4 into 10 to the power -3 कर सकता हूं मैं 0.4 है ना इतना मीटर तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 0.4 10 to -3 इज मिली यस मिलीमीटर इज दैट क्लियर तो ये हमारे तीनों के तीनों यहाँ से आ गए आई थिंक सो कि ये इजी होगा यस। ऐसे ही लास्ट वाला सेकंड वाला क्वेश्चन में मैं आपको यही बोर्ड पे ही करवा देता हूँ भैया बहुत आसान है। सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि इन YDSC 1 meter or capital D is 1 meter, small d is 1 mm, and the fifth bright fringe forms at the y equal to 7.5 mm. Then the find the wavelength of the light. So here we have to find out here the wavelength of the light. Right. अच्छा, if he is saying bright fringe, then which concept will you use? Maxima वाला। Maxima वाला. And what is the maximum concept? D and ये पूछेंगे बेटा? Yes. अब यहाँ पे y is here 7.5 milli is 10 to the power -3 Yes. d is 1 n which 50 lambda निकालना है अपॉन d is what 10 to the power -3 इसको इधर ले जाए lambda को इस साइड इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7.5 10 to the power -3 है ये -3 ये -6 हो गया और 5 को भी नीचे ले जाए तो ये हो जाएगा 5 1 जाए 1.5 1.5 आ गया into 10 to the power -6 and this is 1.5 what 10 to the power -6 is known as micrometer तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी 1.5 into 10 to the power -6 मीटर या फिर 1.5 माइक्रोमीटर इज दैट क्लियर नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलिए बेटा अब जो आगे आने वाला जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये सब कंपटीशन का है इससे बोर्ड से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड याद रखना है आपको अगर सेम कभी मैं यहाँ पे बोलूं सेम एज YDSC तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं बात करूं ब्राइट फ्रिंज की अगर सेम की बात करूं तो y इक्वल टू यूज करेंगे आप dn लैम्डा अपॉन स्मॉल d
एंड डार्क के लिए क्या यूज करेंगे, अभी हमने बताया था d2n - 1 लैम्डा बाई 2d, ऐसे कुछ है। यस। और अगर मैं बात करूं अपोजिट टू YDS, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं बात करूं ब्राइट की, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। तो ब्राइट के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा? देखो मैं एक बार इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो भी आपको कराने वाला हूँ सिर्फ हम यहाँ पे अपोजिट एंड सेम में चलेंगे और बाकी सारी प्रॉब्लम आपकी इजीली सोल्व हो जाएगी। dn लैम्डा आएगा समझ में? अगर मैंने कहीं पर भी यूज किया सेम एज YDS का मतलब ब्राइट का मतलब ये डार्क का मतलब, कहीं पर भी यूज किया अपोजिट टू YDS इसका मतलब ब्राइट का मतलब ये डार्क का मतलब। यहाँ तक सीन क्लियर है? यस। तो चलिए भैया इससे हम आगे बढ़ते हैं और हमें सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, एलॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट। वो भी सेम टू सेम यही है, कुछ है नहीं, मिरर अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, मिरर अरेंजमेंट। ये कंपटीशन में है, अगर आएगा तो कुछ नहीं करना है इसमें। मिरर अरेंजमेंट में एलॉयड नाम का जो बंदा था, लॉयड, उसने क्या किया कि यहाँ पर एक मिरर लगा दिया इस तरह से। मिरर जानते हो, प्लेन मिरर? अरे पढ़ा भी अपन ने। यस। और यहाँ पे मिरर के पास एक स्क्रीन लगा दिया इस तरह से, ठीक। और यहाँ पे किसी डिस्टेंस d/2 पर एक सोर्स ले लिया इस तरह का, ये इसको बोलते हैं सोर्स मान लिया इसमें। आ रही बात समझ में? यस। तो इस सोर्स से एक लाइट रे सीधे चले जाएगी, आ रही बात समझ में भैया? और दूसरी लाइट रे वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, मतलब एक लाइट को सीधे चली गई और कहीं ना कहीं पॉइंट P पे जाके ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, ये दो लाइट के बीच में। बात समझ आ गई? दूसरी लाइट रे जो है वो ऐसे टकरा के यहाँ पे इस तरह से। अच्छा यार, ये लाइट रे एक्चुअल में ऐसे टकरा के जा रही है, लेकिन अपने को क्या लगेगा कि भैया एक और कोई सोर्स है जो यहाँ पर H2 मतलब यहाँ से ही आ रही है। यस। यस। मतलब यहाँ पे भी यूज तो हमने सिंगल स्लिट की है, लेकिन यूज क्या है, डबल स्लिट हो गया। क्यों? क्योंकि इस ये तो ऑब्जेक्ट है और ये उसका क्या है। अगर कोई भी लाइट रे किसी मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें पाई का मतलब, पाई जानते हो? पाई का यहाँ पे फेज डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? पाई का फेज डिफरेंस। अगर कहीं पर भी मिरर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चीज यूज करना है, अपोजिट टू YDS। इसका मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अपोजिट टू YDS का मतलब क्या हो गया? ब्राइट की जगह कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? और डार्क की जगह क्या यूज करेंगे? बात समझ आ गई? बाकी फ्रिंजेस भाई d लैम्डा बाई d, फ्रिंजेस में कोई चेंज नहीं है। बात समझ में आ गई मेरी? यस। तो कई बार अगर ये ऐसा है तो कर लोगे ये। यस। चलिए ये नोट कीजिए और कुछ नहीं। तो लास्ट वाला, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि अपने डीवीडी में डिस्क होते हैं, उसको अपन ऐसे देखते हैं तो हमें वो कलरफुल नजर आती है ना। कुछ ऐसे ही अगर मान लो कि किसी पेट्रोलियम जो पदार्थ होता है हमारा, पेट्रोलियम को अगर हम यहाँ पे किसी पानी के ऊपर ऐसे बिखेर दें तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है और वो लेयर भी हमें चमकती, मतलब एक है ना, विब्यूअर, मतलब हमें यहाँ पे पैटर्न नजर आता है कलरफुल। तो वो एक्चुअल में होता है बेटा इंटरफेरेंस के कारण। इसके कारण इंटरफेरेंस। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक जो अपन ने YDS फर्स्ट पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है लोएड मिरर अरेंजमेंट, और तीसरा यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। वो भी क्या होती है, एक टाइप की फिल्म होती है, किसी मटेरियल की फिल्म होती है। अब मान लो मैं इस फिल्म को ऐसे मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ, मुझे कुछ इतनी मोटी दिखाई दे रही है, ठीक है। अपने यहाँ पे माइक्रोस्कोप का वर्जन दिखाई देगा, अभी अब इतनी पतली बनाऊंगा समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट रे लाइट रे आ रहेगा समझ में। अब यहाँ पे ये जो पदार्थ है, जो भी फिल्म है, इसकी कुछ ना कुछ मोटाई रही होगी, इसको हम मानते हैं T, और जिस भी एलिमेंट से बनी है उसको मतलब ये क्या हो, ये मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया हमारा, म्यू हो गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला एंगल मान लेते हैं अपन थीटा। क्लियर बेटा? इंसिडेंट किया अपन ने थीटा से। सॉलिड स्टेट करके केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा? तो कोई बात नहीं। अब अच्छा यहाँ पे इसका कुछ रिफ्लेक्शन हो जाएगा बेटा, और ये मान लेते हैं अपन, ये कुछ R1 नाम का जो एंगल बनेगा यहाँ पे। इसके बाद
इसका पार्शियल तो रिफ्लेक्शन होगा और पार्शियली क्या इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यस। इसको हम नाम देते हैं R1। क्यों मैंने बताया था आपको कि कोई भी लाइट रे का एक्चुअल में 100% यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ एक कंडीशन में आती है, वो कंडीशन में पढ़ा है कि टोटल इंटरनल बताया था मैंने आपको। यस। चलिए बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही यहाँ पे एक नॉर्मल हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं, दिस इज आल्सो R1। तो इसमें एक इसका ये वाली को हम यहाँ पे रे बोलते हैं, यहाँ पे इमर्ज हो गई है ये वाली, है ना, ये वाली इमर्ज रे हो गई। ऐसे यहाँ पे इसका भी पार्शियल हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया और यहाँ पे इस वाले पे मिली और यहाँ पे वापस इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये वाली को हम बोलते हैं R2। ऐसे वापस इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया और यहाँ से वापस ये इमर्ज हो गया, यहाँ पे ये चीज मान लेते हैं, ठीक है, R1 R2 जो भी है। श्योर, याद है, समझ आ गया। तो अब देखो यार, ऊपर से ये जो यहाँ पे आपको ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रही है। यस। और ये जो इमर्जेंट रेज दिखाई दे रही है क्या आपको, E1 E2? यस। ये दोनों क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है। यस। और ये दोनों क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम हमारी आंख एक्चुअल में जब किसी डिस्क को देखते हैं तो हमारी आंख यहाँ पे होती है। यस। इस तरह से, मतलब दो प्रोसेस हो रही है, कुछ लाइट जब इमर्ज हो रही है, कुछ क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कहीं पर भी इस टाइप का, ये भी कंपटीशन लेवल का, ऐसे भी हमारा कोई भी लेना देना नहीं ज्यादा बोर्ड में, ठीक है। Yes. तो अगर कहीं पर भी अगर इस टाइप का कुछ आए तो रिफ्लेक्टेड रे अगर पूछा जाए कि इफ इंटरफेरेंस थ्रू द थिन फिल्म, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस हो रही है इंटरफेरेंस और वो किसके थ्रू हो रही है, थिन फिल्म, तो वहां पे अगर रिफ्लेक्टेड रे का इंटरफेरेंस करेंगे तो यहाँ पे याद रखना आपको अपोजिट टू YDSC क्या यूज करोगे आप, अपोजिट टू YDSC। मतलब अगर मैं बात करूं फॉर मैक्सिमा, या मैक्सिमा का मतलब होता है यहाँ पे ब्राइट फील्ड, तो यहाँ पे उसके लिए अपन अपोजिट का मतलब यहाँ पे अगर मैं डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस लिखूं तो कितना लिखेंगे ब्राइट के लिए, 2n - 1 अरे बस समझ गए। और अगर मैं बात करूं फॉर मिनिमा, तो मिनिमा का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, n डेल्टा। और इसमें जो होगा ये हो जाएगा सेम एज YDSC। अब मुझे सेम एज YDSC में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अरे बस समझ में मैक्सिमा के लिए क्या यूज करेंगे बताओ जरा, आप बताओ dn लैम्बडा बाय d, n लैम्बडा ऐसे यूज करेंगे। यस। और ऐसे अगर मैं बात करूं मिनिमा, मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स का यूज करेंगे बताओ जरा, 2n - 1 डेल्टा लैम्बडा बाय 2। बात समझ में आ रही है। Yes. तो कभी भी थिन फिल्म की भी बात हुई तो यहाँ पे दो रेज के बारे में बताइएगा। अगर वो रिफ्लेक्टेड रेज के बारे में बोले तो अपोजिट ऑफ YDSC लगाना है, और अगर यहाँ पे इमर्जेंट रेज के बारे में बोले तो सेम एज YDSC लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं। और ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पे खत्म। लास्ट कॉन्सेप्ट आज की क्लास का तो लिखिएगा, इफ वी प्लेस a slab SLAB, a slab, if we place a slab in front of slit S1, in front of S1 and S2 है, in front of slit S1 in YDSC, then अब क्या होता है कि यहाँ पे मैंने एक स्लेब फिक्स कर दिया। देखो यार ये बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है आएगा समझ में। यस। ये वही वाला पूरा सीन ऐसा वैसे नहीं लग रहा YDSC का, ये O है, ये M पॉइंट है, P पॉइंट है, बाकी सब वही का वही है। अब यहाँ पे अगर बात करें हमारे इन YDSC की, अब अच्छे समझ रहे हैं, कुछ है नहीं है। अच्छा ये यहाँ पे मैंने एक स्लेब यहाँ पे पुट कर दी है, इसके लिए तो क्या है फ्रिंज पैटर्न में क्या होता है आपने देखा होगा, कभी जैसे मान लो आप एक कांच का टुकड़ा लो और जैसे मान लो पुराने टाइप के मतलब तबेलू टाइप घर होते तो उनमें से धूप आ रही होती है, उस पर आप बीच में कांच का टुकड़ा लगाओ तो वो जो आपकी जो उसकी जो बन रही है मतलब वो थोड़ा सा दूर बनेगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। अरे बस तो यहाँ पे भी जो अपना फ्रिंज पैटर्न है ये भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम ऊपर रखेंगे यहाँ पे इसलिए तो ये फ्रिंज पैटर्न ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं तो क्या जाएगा, नीचे जाएगा।
और अगर दोनों सेम स्लेब है, अगर दोनों सेम और सेम साइज की और जो सेम म्यू की स्लेब है, तो फिर अपन यहाँ फिट कर दोनों साइड, तो वापस प्रिंट में सेम साइड पे सेम पे आ जाए। दोनों का रख दिया, दोनों सेम स्लेब को अगर दोनों सेम पैटर्न पे मतलब दोनों स्लेब स्लेब के सामने रख दिया तो वापस सेम पोजीशन पे जाएगा। तो देखो यार यहाँ पे कितनी शिफ्टिंग होती है। अब देखो यहाँ पे मेरा एक कॉन्सेप्ट है, वैसे अगर कहीं आप देखोगे तो इसका लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट, लेकिन अपन एक सीधा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस S1P है क्या बेटा? यस। यहाँ से तक की डिस्टेंस क्या है? S2P। अब यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और वो कॉन्सेप्ट ये है कि both waves meet at P at same instant। अब मैं सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट एक सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? अब मैं बोल रहा हूं भैया दोनों वेव्स है वो एक ही स्टैंड पे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तो यहाँ पे एक स्टैंड, तो यहाँ पे जितना टाइम t1 जितना पहले को लगेगा उतना ही टाइम क्या दूसरे को लगेगा क्या? यस। और टाइम का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है क्या? Yes. क्या होता है टाइम का मतलब? Distance अपॉन स्पीड। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर जो ग्लास लेवल जैसे लाइट रहेगी तो क्या यहाँ पे थोड़ी स्लो हो जाती है? यस। अरे सर थोड़ी स्लो हो जाती है, वापस एयर में गई, वापस स्पीड आता है। तो मैंने क्या किया भैया, t1 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस S1P माइनस T, मतलब S1P माइनस इस स्लेब की मोटाई, ये तो क्या स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी क्या? यस। S1P यहाँ से आता है, लेकिन बीच में T मोटाई, तो मैं सिर्फ एयर वाला स्पेस ले रहा हूँ। एयर वाला स्पेस कितना हो जाएगा बताओ जरा? S1P माइनस T। अरे इस वाले स्लेब की मोटाई बढ़ा दी तो स्पीड ऑफ लाइट से प्लस T मोटाई ये जो चलेगी वो यहाँ पे b से चलेगी, तो इसको मैं c बाय म्यू लिख सकता हूँ क्या? अब मैंने पढ़ाया था आपको कि स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम में c बाय म्यू होता है। पढ़ाया था क्या मैंने? तो ये जो T मोटाई किस स्पीड से भागेगी? c अपॉन c बाय म्यू। बात समझ में आ गई? तो ये टोटल निकल गया क्या टाइम? यस। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू S2P तो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ तो बीच में कुछ नहीं है, तो किस स्पीड ऑफ लाइट से भागेगा? c। इस म्यू को ऊपर ले जाएं, S1P minus T upon C plus mu T by C is equal to S2P by C। C कैंसिल कर दें, इस S1P को उधर ले जाएं तो उधर S2P ऑलरेडी है S1P, और यहाँ पे बचा है अपना mu T बचा है माइनस T। कौन सी चीज यहाँ से कॉमन ले लें? T कॉमन ले लें, क्या बचा है यहाँ पे? mu minus 1 S2P upon S1P को मैं क्या डेल्टा x लिख सकता हूँ? यस। मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखा था वहाँ पे यस। आ रही मेरी बात समझ में? देखो पार्ट डिफरेंस आ गया यहाँ से। यस। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ पैटर्न की, यहाँ पे पैटर्न कितना शिफ्ट होता है? y इक्वल टू क्या होता है? d लेफ्ट, मतलब d डेल्टा x अपॉन स्मॉल d होता है। यस। तो ये शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी? d अपॉन डेल्टा x की जगह क्या रखूं बताओ जरा यहाँ पे? t माइनस अरे अभी पढ़ा था हमने d डेल्टा x अपॉन d डेल्टा x अपॉन स्मॉल d, अभी पढ़ा था। ये डेल्टा x की जगह क्या रख दिया बस यहाँ से? म्यू माइनस बस डायरेक्ट इससे कर दो। तो ये सबसे आसान तरीका है टाइम वाला कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने। टाइम का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझ में आ गई? तो इसको नोट कर लीजिएगा भैया। देखो अगले पार्ट में मैंने क्या किया कि यहाँ पे पहले ऑलरेडी रखी हुई थी इसलिए मैंने दूसरे में लगा दी। अगर मान लो ऐसा भी हो जाता है तो मैं क्या करें? इसकी मोटाई t, इसकी भी विड्थ t है, इसका mu1 है, इसका क्या है? mu2। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे टाइम वाला, कि दोनों के लिए टाइम क्या होगा? सेम होगा। चलिए आप मुझे बताएंगे S1P minus T अपॉन क्या होगा? c। अरे डिस्टेंस ये है कि जो हवा के अंदर है S1P minus T अपॉन C प्लस बाकी का जो T है वो किससे जाएगा? ये C by म्यू1। अरे का समझ, लेकिन म्यू की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे बताओ जरा? mu1 इज इक्वल टू दूसरे वाला होगा S2P minus T डिवाइडेड बाय ये भी क्या है? C। अरे स्पीड ऑफ लाइट है इसने घटा दिया टोटल T को। दूसरा प्लस बाकी का जो T भी है वो क्या ये C by mu2 से जाएगा? यस। अपने पास दोनों साइड के टाइम क्या रख दिया? सेम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और मैंने कोई भी यहाँ पे दिमाग नहीं लगाया भैया कि जहाँ पे T मोटाई में वहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यस। तो इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा S1P minus T upon C plus mu1 T upon C is equal to S2P minus T upon C plus mu2 T upon C। C कैंसिल हो जाएगा यार? t भी जाएगा, यहाँ से T से T भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे बचेगा S1P plus mu1 T is equal to S2P
प्लस mu plus p। ऐसे कुछ बचा बेटा? Yes. इस S1p को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे इधर बच गया अपना H2p माइनस S1p। इसको इधर ले आए तो mu1t माइनस mu2t। ऐसे कुछ बचा यहाँ पे? Yes. चलिए भैया mu1t यहाँ पे कौन सी चीज को एलसीएम ले मतलब कॉमन लिया सकती है? t कॉमन ले ले अपन तो यहाँ से t कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचा mu1 minus mu2 is equal to delta x H2p माइनस delta x डेल्टा x लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे डेल्टा x, तो ये क्या बेटा पाथ डिफरेंस आ गया हमारा? Yes. इज दैट क्लियर? Yes. अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शिफ्टिंग की तो शिफ्टिंग में यहाँ पे y इक्वल टू d बाई डी से वो कर दो क्या? क्या होता है शिफ्टिंग? d डेल्टा x बाई d। तो d डेल्टा x की जगह क्या रखते बताओ जरा? mu1 minus mu2 into d upon d। अच्छा यहाँ पे अगर mu1 और mu2 इक्वल हो तो यहाँ पे शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी बताओ जरा? जीरो सेम हो तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। जीरो। मतलब ये चीज भी प्रूफ कर रही है कि अगर Yes. mu1 इक्वल टू mu2 हो तो यहाँ पे शिफ्टिंग कितना हो जाएगा? जीरो। तो भैया ये था आज की क्लास और आज की क्लास यहीं पर होती है क्या भैया? दी एंड। और अभी इस वाले चैप्टर में सिर्फ यहाँ पे दो कौन से बचे? सिंगल सेट डिफरेंशियल बहुत आसान है, कुछ है नहीं उसमें भी। एक्चुअली जो आपने YDS में किया उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब YDS का अपोजिट मतलब अपोजिट YDS, डार्क की जगह ब्राइट और ब्राइट की जगह डार्क, और एक ब्रूस्टर्स का और एक पोलराइज्ड बस, और एक कंप्लीट चैप्टर। तो चलिए ये नोट कीजिए फिर हम क्लास करते हैं।